गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक, श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सब शिक्षक, शिक्षाविद और भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम सेशन नहीं लेंगे, बल्कि आप लोगों से चर्चा और परिचर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो विषय है वो इनफैक्ट आपका विषय है। हम तो घुसपैठ करने का प्रयत्न कर रहे हैं केवल। आप सब गुरुजन हैं, आप सब शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षण के बारे में आपके अनुभव निश्चित रूप से हमसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कुछ चीजें आती रहती हैं, कुछ इन्वेंशन, कुछ खोज शिक्षण के बारे में आती रहती हैं। वो हम तक पहुंचती हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और निश्चय करते हैं कि अगर हमें कुछ नई चीजें मिल रही हैं तो आप तक पहुंचा दें। जहां तक शिक्षण का, अध्यापन का मसला है, निश्चित रूप से आपका अनुभव हमसे ज़्यादा है और आप हमसे बेहतर जानते हैं। फिर भी अगर कुछ काम की बातें आपको लगें तो आप उन्हें आत्मसात कर सकते हो। आज का विषय है हमारा कि शिक्षण में कहानियां और उदाहरण कितने उपयोगी हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि जो भी शिक्षक अपने अध्यापन में बहुत सारे कहानी और उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, क्या वो एक उस सामान्य शिक्षक से बेहतर कुछ स्थापित करने में सफल होते हैं, जो सामान्यतः लोग उदाहरण और कहानियां नहीं देते हैं, नहीं बताते। इस पे हम चर्चा आज करेंगे आपके साथ। सर्वप्रथम हम कुछ भी कहें तो थोड़ा सा इस बात पे जिक्र कर लेते हैं कि शिक्षक है कौन, शिक्षक की क्या भूमिका है। निश्चित रूप से श्री अरविंदो सोसाइटी का ये मानना है कि अगर किसी भी देश का भविष्य उन्नत करना है, किसी भी देश में कोई परिवर्तन करना है, किसी देश को भी बेहतर करना है, उन्नत करना है, समृद्धिशाली बनाना है, तो निश्चित रूप से शिक्षक की भूमिका और शिक्षा प्रणाली की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक वो नींव का पत्थर है जिस पे किसी भी देश के निर्माण को स्थित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के संस्कार, किसी भी देश की उन्नति सब शिक्षक पर निर्भर करती है। हम ऐसा मानते हैं, देश भी ऐसा मानता है और विश्व के जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो भी सब इसे स्वीकार करते हैं। जहां तक शिक्षक की भूमिका का मसला है, शिक्षक को बहुत सारे बीज रूपी बच्चे मिलते हैं जिनमें डिफरेंट तरह के बीज होते हैं, और जैसा कि माली डिफरेंट बीज के लिए डिफरेंट मौसम, डिफरेंट खाद और पानी की व्यवस्था करता है, वैसे ही शिक्षक भी प्रत्येक विद्यार्थी के बीज को देखते हुए उसके मुताबिक उसे ज्ञान की व्यवस्था करता है, वातावरण की व्यवस्था करता है, सुविधाओं की व्यवस्था करता है। अर्थात शिक्षक किसी भी बीज रूपी बच्चे को वृक्ष तक बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी बच्चे को परिपूर्णता तक पहुंचाने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है, और शिक्षक उस परिपूर्णता तक जब बच्चे को लेके जाता है तभी वो समाज में अपना कुछ उपयोग कर पाता है, समाज के लिए उपयोगी हो पाता है और देश के लिए उपयोगी हो पाता है। अर्थात शिक्षक की भूमिका इतनी महान है और इतनी सार्थक है कि किसी भी देश के, किसी व्यक्ति के निर्माण से लेकर किसी देश के निर्माण तक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। और ये बात शिक्षक को स्वीकार करनी चाहिए। शिक्षक ये बात अगर स्वीकार नहीं करेगा तो संभव नहीं है कि शिक्षक वो कर पाए जो हमारी कल्पना है, या विश्व की कल्पना है, या देश की कल्पना है, या समाज की कल्पना है, या शिक्षक की अपनी स्वयं की कल्पना है।
वो तभी संभव है शिक्षक जब ये स्वीकार कर ले कि वो देश निर्माता है। आज हम शिक्षण के बारे में कुछ ऐसी बातें आपके साथ करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपका ज्ञान ज्यादा है, आपका अनुभव ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमारे संज्ञान में आई हैं, वो हम आपसे साझी करना चाहते हैं। हमने जैसा बताया कि शिक्षक की भूमिका एक माली की भूमिका है और बच्चे की भूमिका एक बीज की भूमिका। अर्थात हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित एजुकेशन होनी चाहिए। और ये विद्यार्थी और बच्चा क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी जो शिक्षा प्रणाली हो वो रोचक हो, उसकी जो शिक्षा प्रणाली है वो बोझिल ना हो, बल्कि वो रोचक हो, उसमें रुचि ले बच्चा, वो मनोरंजन कराए, बच्चे को पता भी ना चले कि उसे शिक्षा दे दी गई और उसे शिक्षा दे दी जाए। बहुत सारे एनसीआर में कुछ प्रकृति के नाम से कुछ स्कूल खुले हैं जिन्होंने बैगलेस एजुकेशन शुरू की है, अर्थात बस्ते की आवश्यकता नहीं है, बुक्स की आवश्यकता नहीं है, वो बिना बुक्स के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी प्रगति अच्छी है। मैंने उनका सर्वे किया है और मैंने देखा है उनका जो ढंग है वो बहुत बेहतर है और बच्चे भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होशियार। तो बच्चा मूल रूप से खेलना चाहता है, बच्चा मूल रूप से मनोरंजन चाहता है, बच्चा मूल रूप से बोझिल नहीं होना चाहता, कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त नहीं करना चाहता जिसमें बोझिल हो, बच्चा जो है वो वजन महसूस करे। तो शिक्षक का ये दायित्व है कि उसकी शिक्षा को बोझिल ना होने दे, और अगर शिक्षा को बोझिल नहीं होने देना है तो कुछ चीजें हैं जो शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए। मोटी मोटी कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं और फिर अपने मेन विषय पर आए। जब भी शिक्षक अपनी क्लास में जाए तो उसका आई कांटेक्ट बहुत बेहतर होना चाहिए। आप यकीन मानिए, दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा जो बेहतर हथियार है संप्रेषण का, वो जो दिया है ईश्वर ने, वो आंखें दी। आपकी आंखें दूसरी आंखों में डाल के अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है, आपके जो भाव हैं, आपकी जो भाषा है, आप जो संप्रेषित करना चाहते हैं, वो सब आधा तो आंख मिलाने से ही संप्रेषित हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के हृदय तक पहुंच जाता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के साथ आई कांटेक्ट उसका बरकरार रहना चाहिए और बहुत बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन मैं आवश्यक समझ रहा हूं कि कुछ अगर मैं बता दूंगा तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो सर्वे हैं हमारे पास, वो कई शिक्षक हैं जो उन सब का पालन नहीं कर पाते हैं। अगर वो प्रयास करेंगे तो वो सारी चीजें उनके व्यवहार में आ सकती हैं। दूसरी बात, किसी भी शिक्षक के हाथ खुले होने चाहिए, आई कांटेक्ट बरकरार रहना चाहिए और शिक्षक के हाथ खुले होने चाहिए। आपके शब्दों को, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो शारीरिक एक्टिविटीज हैं, वो स्थापित करती हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके हाथ फ्री हैं, तो आपके जो एक्शन हैं वो निर्धारित करते हैं आपकी भाषा को, आपके शब्दों को स्थापित करते हैं। तो आपके हाथ खुले होने चाहिए। जब भी आप कुछ उन्हें सुनाते हैं तो उसमें पोज और पंच दोनों सम्मिलित होने चाहिए। पोज क्या है? पोज ये है कि अगर कहीं कोई जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं आप बच्चे में, तो आप बोलते बोलते अगर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएं तो बच्चा एकाग्रचित हो जाता है, बच्चा जिज्ञासु हो जाता है कि गुरुजी अगला शब्द क्या कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने बोलते देखा होगा। पोज के मामले में अटल बिहारी जी सर्वोत्तम माने जाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ पोज ज्यादा ही ले जाते थे, वो बात अलग है। अगर उन्हें कोई बहुत गंभीर बात कहनी होती थी तो पोज की अंतराल थोड़ा सा बढ़ जाता था।
लेकिन उनके कहने का ढंग बहुत पोजपूर्ण था, यानी कि उसमें जो एक ठहराव होना चाहिए वो ठहराव था। तो शिक्षक जब शिक्षण का कार्य करता है तो उसके उसमें पोज होना चाहिए, ताकि बच्चों में जिज्ञासा पैदा हो जाए, बच्चों में एक भाव पैदा हो जाए कि शिक्षक क्या कहना चाहते हैं। और जब आप अपना संपूर्ण कुछ जो आपको कहना था वो आप संपूर्ण रूप से कह लें, तो उसे आप पंच भी दें, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें थी वो महत्वपूर्ण चीजें बच्चों को अवश्य बताएं। आपने को कोई पाठ पढ़ाना था, उस पाठ का जो पाठ था उसका जो भी उद्देश्य था वो उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में बच्चों तक पहुंचना चाहिए। शिक्षक को उसका जो उद्देश्य था, उसे जो भी आपने सुनाया उसका उद्देश्य जो है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, और तभी पहुंचेगा जब आप उसका जो उद्देश्य है वो बच्चों को स्पष्ट करेंगे। पाठ पढ़ा के चले जाना संपूर्णता अध्ययन का, अध्यापन का संपूर्णता नहीं है, बल्कि जो आपने पाठ पढ़ाया, जो लेसन बताया, उसमें क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहता है लेखक, क्या कहना चाहती है शिक्षा व्यवस्था, वो बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो पोज और पंच दोनों शिक्षक को जरूर बताने चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई बार जब आप वीर रस की कविता पढ़ाते हैं तो आपके भाव वीर रस के होने चाहिए। अगर कोई भावुकता की कविता आप पढ़ा रहे हैं तो आपके चेहरे पे वो भावुकता झलकनी चाहिए। अगर आप कोई करुणा की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे वो करुणा के भाव आने चाहिए। यकीन मानिए कि बच्चा आपके चेहरे पे एक टक देखता रहता है, वो देखता रहता है कि मेरा शिक्षक जो कुछ कह रहा है क्या वो उसे जी भी रहा है या नहीं जी रहा है। अगर आप उसे जी रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भाव आपके चेहरे पे प्रकट होने लगता है, वो भाव दिखाई देने लगता है, और वो भाव बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए हमारा जो शिक्षण है वो भावपूर्ण होना चाहिए, अर्थात जो भी हम बता रहे हैं वो भाव हमारे चेहरे पर आना चाहिए, हमारे व्यवहार में आना चाहिए। मैं अपना एक अनुभव बांटना चाहता हूँ कि समानुभूति, इम्पैथी पे जब हम अपना सेशन लेते हैं तो उसमें एक कहानी है बिल्ली के बच्चे की। जब उसे डिलीवर करते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाता है हर ट्रेनर, मैं स्वयं भी, कि लास्ट में जब वो बच्चा अपना पजामा उठा के दिखाता है कि मैं भी एक टांग से अपंग हूँ, इसीलिए मैंने अपंग बच्चे को सेलेक्ट किया है, तो निश्चित रूप से वो बहुत भावपूर्ण क्षण होते हैं, और हर ट्रेनर के दिल में वो भाव उठता है, हर टीचर के मन में वो भाव उठता है। अर्थात मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि अगर जो बहुत भावपूर्ण करुणा से युक्त अगर कुछ भी आप बता रहे हैं तो वो आपके चेहरे पे झलकना चाहिए, वो चेहरे पे आना चाहिए। और वीर रस की बात कर रहे हैं तो वीर रस की बात आपके चेहरे पर आनी चाहिए। तो आपके जो भाव हैं, आपका चेहरा जो है वो भावपूर्ण होना चाहिए। और अगर शिक्षक वास्तव में चाहता है कि वो उपयोगी बना रहे, तो हमने नवीन शिक्षक का उदय, हमारा एक सेशन था जिसमें हमने परिवर्तन की बात की थी, उसमें भी ये बात कही थी जो आज हम दोबारा कहना चाहते हैं कि शिक्षक अगर चाहता है कि वो उपयोगी बना रहे तो निश्चित रूप से उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य की उपयोगिता उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अर्थात अगर गुणवत्ता आपने बरकरार रखी है तो आपकी उपयोगिता बनी रहेगी। और ये मनुष्य की बात नहीं है, ये शिक्षक की बात नहीं है, दुनिया में तमाम जीव, सजीव और निर्जीव दोनों चीजों की अगर गुणवत्ता बढ़ेगी, उसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी उपयोगिता बनी रहेगी। और शिक्षक की उपयोगिता इसी में है कि वो लगातार अध्ययनरत रहे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने की बात रहे। और बस लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, और वो ये बात है कि शिक्षक का जो पॉजिटिव दृष्टिकोण है, उसका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, वो एक ऐसे बच्चे का निर्माण करता है जिसका दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो। अगर शिक्षक
का दृष्टिकोण, अगर शिक्षक का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो बच्चों में पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट थे जो एक आम सी बात थी, लेकिन मैं अपने भावपूर्ण तरीके से आप तक पहुंचाना चाहता था। और मैं चाहता था कि शिक्षक इन छोटे से जो बहुत आम सी बातें हैं, लेकिन अगर शिक्षक में आत्मसात कर ले तो एक बेहतर शिक्षक के रूप में उसका उदय हो सकता है। हम अब अपने असली विषय पर आना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि शिक्षण में कहानी और जो उदाहरण हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। पहली बात तो हमने बताई कि जो बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि पढ़ने में बंधन है, वो खेलना चाहता है। इसलिए बेहतर शिक्षक वो है कि जो उसे बंधन ही महसूस ना होने दे, वो पढ़ाई जैसे बंधन से उसे मुक्त कर दे, बल्कि उसे ऐसे पढ़ाए कि वो इंटरेस्ट ले, रोचक बन जाए, अध्ययन उसका रोचक बन जाए, अध्यापन आपका रोचक बन जाए। और वो रोचक तभी बन सकता है जब उसमें आप कहानी और उदाहरणों को समावेश करें। आप जब भी कोई भी बात कहते हैं, अगर आप उसका उदाहरण देकर बताते हैं, कि कोई भी घटना का उदाहरण देकर बताते हैं, तो निश्चित रूप से वो स्थायी हो जाता है, वो स्थापित हो जाता है। बच्चे के मन में वो स्थायी तो पैदा करता है, जीवन भर नहीं भूलेगा उसे। अगर वो उदाहरण आप अपना व्यक्तिगत देते हैं, स्वयं प्रकटीकरण जिसे बोलते हैं, आप अपने जीवन की कोई घटना बता के अपनी उस बात को स्थापित करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो विद्यार्थी है, आपका जो बच्चा है, वो जीवन भर उसे नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? कि वो आपका बहुत सम्मान करता है, आपके प्रति उसके मन में वो भाव है कि दुनिया में अगर कोई भी बेहतर है, कोई भी अच्छा है, कोई भी ज्ञानी है, तो वो मेरी शिक्षिका है या मेरा शिक्षक है। इसलिए आप अपने जीवन की कोई भी घटना का प्रकटीकरण जब करते हैं, अपने जीवन की कोई घटना बता के कोई बात स्थापित करना चाहते हैं, कोई तथ्य और कोई विषय स्थापित करना चाहते हैं, बच्चा उसे जीवन भर नहीं भूलेगा। इसी तरह हमारी जो कहानियां हैं वो छोटी होनी चाहिए और प्रेरणादायक होनी चाहिए, लेकिन शिक्षक को एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो कहानी है वो काल्पनिक के बजाय यथार्थ से जुड़ी हो तो ज्यादा अच्छा। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ एक उदाहरण से। जैसे शायद भारतवर्ष के किसी भी कोने में कछुए और खरगोश की कहानी सब शिक्षक सुनाते हैं बच्चों को। हर माँ बाप अभिभावक अपने बच्चों को कहानी और कछुए की और खरगोश की सुनाता है। मैं एक जो डॉक्टरेट थे, उन्होंने पीएचडी की थी कहानियों में, मैं उन्हें पढ़ रहा था। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि कछुए और खरगोश की कहानी बच्चे की कहानी है ही नहीं, वो तो एक मैच्योर आदमी की कहानी है। एक मैच्योर आदमी को आप कछुए और खरगोश की कहानी सुनाएं तो उचित है, लेकिन बच्चे को आप सुना के उसे यथार्थ से बहुत दूर लेके जा रहे हैं। उसने कहा कि किसी जवान आदमी को, किसी मैच्योर आदमी को तो आप बता सकते हैं कि कछुआ क्यों जीता और खरगोश क्यों हारा, क्योंकि खरगोश की नजर कछुए पे थी और कछुए की नजर लक्ष्य पे थी। खरगोश कछुए को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा था, बहुत कमजोर मान रहा था। उसकी नजर कछुए पे थी कि कछुआ क्या कर रहा है, और ये कमजोर प्रतिद्वंदी, ऐसे तो मैं हरा ही लूंगा। लेकिन कछुए की नजर अपने लक्ष्य पे थी, उस प्रतिद्वंदी पे नहीं थी। तो ये जो भाव है कि हमें अपनी नजर अपनी सफलता के लिए अपनी प्रतिद्वंदी पे नहीं रखनी चाहिए, अपने लक्ष्य पे रखनी चाहिए। और जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, अनुस्पर्धा होनी चाहिए। ये किसी मैच्योर आदमी को तो बताया जा सकता है, किसी एमबीए के स्टूडेंट को बताया जा सकता है, किसी पीएचडी करते हुए शिक्षक को बताया जा सकता है, लेकिन बच्चे को नहीं बताया जा सकता। आज तक बच्चों को जो कहानी बताई गई है वो गलत। सच बात तो यह है कि खरगोश और कछुए में कोई वार्तालाप नहीं होता है, कंप्लीटली
काल्पनिक कहानी। दूसरी बात कि खरगोश और कछुए का कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी तरह से। तीसरी बात जो इस शिक्षक स्थापित करता है कि मेहनत जो है वो आलस्य की बात करते हैं कि आलस्य जो है वो के कारण खरगोश जीत गया, उसे बच्चा स्वीकार नहीं करता। अर्थात हमें कहानियों का चयन ऐसा करना चाहिए जो यथार्थ से जुड़ी हुई। अगर वो काल्पनिक हैं तो बच्चा उन्हें स्वीकार नहीं करता है, बच्चे की समझ में नहीं आता है, बच्चा उससे प्रभावित नहीं होता है, बच्चा उससे अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। तो जो हम कहानियां बच्चों को सुनाते हैं वो यथार्थ से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं एक कहानी आपको छोटी सी एक कहानी से स्थापित करना चाहता हूँ कि कहानी किस तरह की होनी चाहिए। जैसे एक कहानी अहंकार पे है। अहंकार पे है कि एक राजा, एक पुल था नदी का, और उस पुल पे एक तरफ से राजा चढ़ता है और दूसरी तरफ से ऋषि चढ़ता है। लेकिन ऋषि पहले पुल पे चढ़ता है, राजा बाद में पुल पे चढ़ता है। पुल लंबा है लेकिन केवल इतना सकरा है कि एक ही आदमी जो है वो निकल सकता है। और जब वो दोनों बीच में पहुंचते हैं तो राजा के पीछे तो सैनिक भी थे और ऋषि के पीछे कोई भी नहीं था। तो राजा कहता है कि आप पीछे हटिए। ऋषि का अपना एक आध्यात्मिक ज्ञान था, उसे अपने आध्यात्मिक ज्ञान का, अपने पदवी का, अपने चोले का अहंकार। राजा को अपने राजा होने का अहंकार। राजा कहता है आप पीछे हटिए, और ऋषि कहता है कि मैं पुल पे पहले चढ़ा था इसलिए मैं नहीं हटूंगा, आप पीछे हटिए, आप बाद में पुल पे चढ़े। नैतिक रूप से आप बाद में चढ़े इसलिए आपको पीछे हटना चाहिए। और राजा कहता था कि मैं राजा हूं, मेरा पहला हक है यहाँ के सभी संसाधनों पे, इसलिए मुझे बाहर जानना है, आप पीछे हटिए। विवाद शुरू हो जाता है, और जब विवाद शुरू हो जाता है तो राजा अपने म्यान से तलवार निकाल लेता है, और जैसे ही वो तलवार निकालता है वैसे ही राजा उसे, जो ऋषि है वो राजा को शाप दे देता है। वो शाप दे देता है कि तो राक्षस हो जाता है, और राक्षस हो जाता है। और जब राक्षस हो जाता है तो राजा ऋषि को खा जाता है और राक्षस पार हो जाता है। ये अहंकार के आधार पर ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। मैंने कई जगह सुना है कि शिक्षक उन्हें कहानी सुनाते हैं। अब इसमें सारा कुछ काल्पनिक। किसी के शाप से, कभी कोई युग होगा जिसमें किसी के शाप से जो है, ऋषि के शाप से राजा राक्षस बन सकता है। कभी होगा कि केवल इतना संकरा पुल हो कि एक ही व्यक्ति निकल सकता है। तो हम अहंकार की बात करके ये स्थापित करना चाहते हैं बच्चों के दिमाग में कि अहंकार था। लेकिन जो भी हमारी कहानी काल्पनिकता के आधार पर होगी, यथार्थ से जुड़ी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से बच्चा वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो स्वीकार नहीं कर पाएगा जो उसे स्वीकार शिक्षक कराना चाहता है। इसलिए कहानियां यथार्थ से जुड़ी हों, उदाहरण आपके व्यक्तिगत घटनाओं से जुड़े हों तो ज्यादा प्रभावी होंगे। अन्यथा अगर इतिहास से जुड़े हों तो उनकी प्रमाणिकता होनी चाहिए, वो काल्पनिक नहीं होने चाहिए। जितना भी कहानियां और उदाहरण प्रमाणिक होंगे, जितने भी यथार्थ से जुड़े होंगे, वो बच्चे के बाल मन पे एक वो अंकित कर पाएंगे जो शिक्षक चाहता है। लेकिन अगर काल्पनिक हैं तो संभव नहीं। अब जैसे यथार्थ से जुड़ी कहानी मैं एक छोटी सी बताता हूँ कि आप सुनाते हो बच्चे को लालच के ऊपर कि कोई किसी जो कारपेंटर का बच्चा था, बढ़ी का बच्चा था, वो वृक्ष पे कुछ काट रहा था, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर पड़ी या समुद्र में गिर पड़ी। वरुण देवता प्रकट हुए या कोई व्यक्ति प्रकट हुआ, उसने पूछा कि आपकी कुल्हाड़ी गिरी है और ये कुल्हाड़ी तो नहीं है आपके सोने की। बच्चा कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है।
तो वो फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाता है कि चांदी की कुल्हाड़ी है आपकी, तो बोलता है बच्चा कि ये भी मेरी नहीं। तो फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी उसे दिखाता है कि क्या लोहे की कुल्हाड़ी आपकी है, तो कहता है बच्चा हाँ मेरी तो ये लोहे की कुल्हाड़ी। उसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं आता। और वो व्यक्ति जो तीनों कुल्हाड़ी उसे दिखा रहा था, जो उसकी परीक्षा चाहता था कि उसमें लालच है या नहीं है, वो ईमानदार है या नहीं है, वो तीनों कुल्हाड़ियां, उसकी कुल्हाड़ी तो उसे देता है, ये दोनों कुल्हाड़ियां उसे इनाम में देकर चला जाता है। हाँ, बच्चे को ऐसी कहानियां प्रेरित करती हैं कि वो सच बोलें और यथार्थ को स्वीकार करें, लालच ना करें। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कहानियां निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन, अध्यापन में, अध्ययन में जो है एक स्थायी करण जो है पैदा करती हैं बच्चे के मन में। लेकिन उन कहानियों का चयन अगर कल्पना के आधार पे है तो निश्चित रूप से बच्चा कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, बल्कि एक भ्रमित भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बच्चा उतनी गहराई तक नहीं समझ सकता जिस गहराई से आप उसे समझाना चाहते हैं। भावों का महत्वपूर्ण केवल स्नेह को समझता है भाव के रूप में बच्चा, लेकिन भावपूर्ण अगर आप उसे कोई संदेश देना चाहते हैं तो उसे बच्चा ग्रहण नहीं करता है। बच्चा यथार्थ को ग्रहण करता है, उसे सामने चीजें चाहिए, वो सब कुछ ही संभव है। जैसे मैं एक जगह एक कहानी पढ़ रहा था कि वैशाली नगर में एक बार किसी ने अटैक कर दिया। वैशाली में कुछ फंक्शन हो रहा था, सब लोग अपने नशे में डूबे हुए थे। इसी का फायदा उठा के किसी दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो वो मूल रूप से उस बात के लिए तैयार नहीं थे। तो जो दूसरा राजा था जिसने अटैक किया था, वहां के नागरिकों को काटना शुरू कर दिया। सेना सब नशे में धुत थी, वो लड़ने को के काबिल नहीं थी। तो जो वहां का शहर नायक था, वो आक्रमण करने वाले जो सेना नायक था उसके पास पहुंचता है, और उसका नाम था महायापन। उसके पास पहुंचता है, उससे आग्रह करता है, उससे निवेदन करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो जितने भी हमारे निरपराध नागरिक हैं उनकी हत्या ना करें। और वो सेना नायक कहता है कि ठीक है, मैं हत्या नहीं करूंगा। वो शायद उससे मजाक कर रहा था कि जो तालाब है, ये इस तालाब में आप जितनी देर तक अंदर रहेंगे, आपकी गर्दन जितनी देर तक नीचे रहेगी, उतनी देर तक मैं कोई नरसंहार नहीं करूंगा। मेरे सैनिकों की तलवार हाथ में ही रुकी रहेंगी। उसने कहा कि तुम भी राजपूत हो और मैं भी राजपूत, अपने वचन पे कायम रहना। उसने कहा हाँ, मैं अपने वचन पे कायम रहूंगा, और वो तालाब में चला जाता है। महायापन तालाब में चला जाता है, और जो सेना नायक है वो देखता है कि कब उसकी गर्दन ऊपर आए, लेकिन जब गर्दन 10 मिनट 20 मिनट ऊपर नहीं आती तो उसे लगता है कि वो कहीं दूर तैर के निकल के भाग गया है। जब घंटों तक उसका चेहरा नहीं दिखाई देता है तो फिर गोताखोर खुदवा के उसे देखा जाता है कि अंदर कहाँ है उसकी लाश। तो देखा जाता है कि वो एक पत्थर को पकड़े हुए मर गया था। एक पत्थर को उसने इतनी जोर से पकड़ा कि पूरे जीवन का संघर्ष उसके साथ करता रहा, तब तक उसमें दम में दम रहा, उसने पत्थर को नहीं छोड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सेना नायक के द्वारा जो उसके नागरिकों का नरसंहार हो रहा था वो रुका। ऐसी कहानी बच्चों को सुना के आप बलिदान की बात सिखा सकते हो, देश के प्रति जज्बा क्रिएट कर सकते हो, जुनून पैदा कर सकते हो कि हम देश के लिए और मानवता के लिए किस तरह से जिंदा रह सकते हैं। तो मैं जस्ट ये कह रहा था कि अगर आप अपने अध्यापन को बहुत रोचक बनाना चाहते हो तो कहानियों और उदाहरणों से भरपूर होना चाहिए। सच बात तो ये है कि अगर आप अपने अध्यापन शुरू करने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले प्रतिदिन एक छोटी सी कहानी सुना दें, छोटा सा कोई उदाहरण सुना दें,
बच्चों के मन का भाव ऐसा कर दें कि उनके चेहरे पे एक बार मुस्कुराहट आ जाए, उनकी मुस्कुराहट निश्चित रूप से आपकी मुस्कुराहट में बदल जाएगी। तब आप अपना अध्यापन शुरू करें तो बेहतर अध्यापन हो सकता है। आज का विषय केवल यही था कि हम अपने अध्यापन में कहानियों का और उदाहरणों में अगर हम बेहतर है कि अपने जीवन के कुछ उदाहरण दें जो हमारे साथ घटित हुई हैं, और कहानियों में हम यथार्थ पे आधारित जो कहानियां हैं वो बताएं बच्चों। जैसे यथार्थ से जुड़ी एक कहानी सभी लोग सुनाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट वे में सुनाते हैं। तो सुनाते हैं ना, एक कुम्हार और गधा। कुम्हार किसी गधे को लेके जा रहा था। कुम्हार बड़ा थका हुआ महसूस लग रहा था। कोई व्यक्ति मिला तो उसने कहा, आप बड़े थके महसूस हो रहे हो। कह रहे पिछले 10 किलोमीटर से मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। बोले ये गधा तो वजन उठाने का आदी होता है, आप इस पे बैठ क्यों नहीं जाते? तो वो गधे पे बैठ जाता है। कुछ आगे जाता है तो दूसरे व्यक्ति मिलते हैं। निश्चित रूप से थका हुआ व्यक्ति था, तो थके हुए व्यक्ति में थोड़ा वजन ज्यादा हो जाता है, और गधा भी थका था तो वो ज्यादा वजन महसूस करता है। तो किसी ने देखा है कि गधा दबा जा रहा है, तो उसने कहा यार तू अच्छा जवान आदमी दिख रहा है यार, गधे को क्यों वजन से मार रहा है? तो वो गधे से उतर के पैदल चलने लगता है। अब गधा इतना चल चुका था, थक चुका था कि वो खींचे से नहीं खींच रहा था। तो निश्चित रूप से किसी ने कहा कि ये गधे को क्यों खींच रहा है तू इस तरह से, ये तो पशु है, इसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। तो उसने कहा क्या करूं कि कुछ समय के लिए तू गधे को अपने कंधों पे बैठा के ले जा। तो उसने कोशिश की कि वो गधे को थोड़ा सहारा दे दे। तो निश्चित रूप से उसे आगे गया तो लोग हंसने लगे कि देखो क्या बेवकूफ आदमी है, गधा मनुष्य को ढोता है, ये मनुष्य गधे को ढो रहा है। तो हमें आलोचना के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो साधन है उसमें निश्चित रूप से जिसकी जैसी समझ है वैसी वो आलोचना करेगा। तो बच्चों को जब हम यथार्थ से और थोड़ा सा मनोरंजक कहानियां सुनाते हैं, हंसते हुए कहानियां सुनाते हैं, छोटी कहानी सुनाते हैं, तो बच्चों में रुचि पैदा हो जाती है पढ़ने के प्रति। और शिक्षक को ऐसा ही करना चाहिए। आज मैं इस निवेदन के साथ आया था शिक्षकों के बीच कि बहुत सारे अध्ययन के बाद हम ये महसूस करते हैं कि आज भी बहुत बड़ी प्रतिशतता, बहुत बड़ी परसेंटेज शिक्षक की ऐसी है जो केवल और केवल अपना लेसन जो है उसे पूरा करने में विश्वास रखते हैं, जो उनका पाठ्यक्रम है उसे पूरा करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन बच्चों में जो रोचकता होनी चाहिए उस पर नहीं ध्यान दे पाते हैं। समय का अभाव नहीं है, बल्कि समय के मैनेजमेंट का अभाव। हमने टाइम मैनेजमेंट पे एक पूरा सेशन लिया था। हमने उसमें सिद्ध किया था कि दुनिया में कोई भी समय को नहीं बांध पाया। हमें ही समय के मुताबिक अपने को समायोजित करना पड़ता है, और वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं जो समय के अनुसार अपने को समायोजित कर लेते हैं। इसलिए शिक्षक को भी अगर अपना जो लेसन है वो मनोरंजक बनाना है, बच्चों के दिलों तक पहुंचाना है, बच्चे जीवन भर तुम्हें याद रखें, तो वो कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, रोचक कहानियों के माध्यम से, यथार्थ कहानियों के माध्यम से, स्वयं प्रकटीकरण की अपने जीवन की घटनाओं को सुनाते हुए अगर आप बताएंगे तो बच्चा उसे निश्चित रूप से स्वीकार करेगा और स्थायी ज्ञान में वो परिवर्तित हो जाएगा। और स्थायी ज्ञान में अगर परिवर्तित हो जाता है वो जीवन भर आपको याद रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि आपका ही विषय था आज, कंप्लीटली आपका विषय। कोई दर्शन की बात आज मैंने नहीं की है, मैंने आज बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की और काफी अध्ययन के बाद बात की। बहुत कटुता के साथ क्रिटिसिज्म नहीं किया है शिक्षकों का। अन्यथा अगर मैं कुछ परसेंटेज है शिक्षकों की जो विश्लेषण है हमारे पास, जो हमारे पास
सर्वे है उसमें कुछ शिक्षक तो केवल और केवल काम समझ के शिक्षा में काम कर रहे हैं, कर्तव्य समझ के नहीं कर रहे। उनसे मेरा बहुत नम्र निवेदन है, हृदय से निवेदन है कि शिक्षक से पवित्र कार्य दुनिया में कोई नहीं। उन्हें अपने इस पवित्र कार्य से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और प्यार आपको देना सिखाता है। इसलिए आपके पास जो बेहतर है वो सब बच्चों को दो। आपका पेशा बहुत पवित्र है और जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो सब ईश्वर का स्वरूप। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, नौजवान होता है, निश्चित रूप से उसका जो ईश्वर का स्वरूप है वो छीन जाता है। आप तो ईश्वर के साक्षात ईश्वर के साथ काम कर रहे हो, सब ईश्वर के अंश हैं, निबोध बच्चे हैं, उनमें कुछ भी स्वार्थ की भावना नहीं है। उनके साथ काम कर रहे हो, उनकी एक मुस्कुराहट आपके जीवन की मुस्कुराहट बन सकती है। इसलिए उन बच्चों को रोचक शिक्षण होना चाहिए। उन बच्चों के साथ बच्चे बन के आप काम कर सकते हैं। आपको पता नहीं है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो आप भी मुस्कुराते हो, आप मुस्कुराते हुए क्लास में जाते हो। लेकिन कॉरपोरेट में अगर कोई मुस्कुराता हुआ अपनी सीट पर आ जाए तो आसपास के सारे लोग जो हैं वो ये सोचने लगते हैं कि इसकी मुस्कुराहट कैसे छीनी। मैं यकीनन आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन जब आप मुस्कुराते हुए क्लास में पहुंचते हो तो सारे बच्चे मुस्कुरा जाते हैं, सारे बच्चे मुस्कुरा जाते हैं तो आपका भी हृदय प्रसन्न हो जाता है। ऐसी पवित्र जगह, ऐसी अच्छी जगह, ऐसा पवित्र पेशा है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। आपको जैसे ही आप स्वीकार करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अपने बच्चों के साथ पूरा एंजॉय करना चाहिए बच्चे बन के, और बच्चों के साथ यथार्थपूर्ण बातें करनी चाहिए जो यथार्थ से जुड़ी हो। जो काल्पनिक बातें हैं वो निश्चित रूप से उन्हें वो सब कुछ नहीं सिखा पाती हैं जो काल्पनिक संदेश देने वाली बातें होती हैं। किसी बड़े आदमी को तो सिखाया जा सकता है, बच्चों को नहीं सिखाया। इसी भावना के साथ कि आप लोगों को जो कुछ मैं बताने का प्रयास करता हूँ प्रतिदिन, उसमें से कुछ भी अंश भर आपके काम का है तो उसे स्वीकार करना, उसे अपने जीवन में आत्मसात करना, अपने बच्चों में आत्मसात कराने की कोशिश करना। बच्चे अगर बेहतर होंगे तो देश बेहतर होगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी के मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो निसंकोच मेरे से पूछ सकता है। डिस्कशन करेंगे, चाहे वार्ता करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछने का मन कर, हम कह सोच। बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पुष्पा जी। जी, मैं अपने स्कूल में सर 9 बजे से मेरा स्कूल होता है सर। मैं आपके लिए 1 घंटा खुद से निकालती हूँ, कभी-कभी इधर-उधर हो जाती हूँ सर, तो उसके लिए सर सॉरी। लेकिन आपकी बातों को मैं समय निकाल कर मतलब सुनती हूँ सर, और अपने आप में उतारने की भी बहुत कोशिश करती हूँ। बहुत और बहुत मैंने पूर्व से भी मेरी ये हमेशा मेरी कोशिश रही कि बच्चों को मैं खुश रखूँ। आज तक मैंने सर इतने दिनों मैं नौकरी करी हूँ सर, लेकिन मैंने आज तक किसी बच्चे को एक थप्पड़ मारा ही नहीं। क्योंकि दूसरे शिक्षक अगर एक थप्पड़ मार देते हैं तो मैं देखती हूँ कि उनके प्रति बच्चों की जो भावना है वो मतलब इज्जत के नजरिए से नहीं देखते हैं सर। लेकिन मुझ पर जैसे ही मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ सर, बल्कि मैं ये बोल रही हूँ अपनी असलियत बात बता रही हूँ आपको। तो बच्चे सर मैंने ये गौर किया अपने आप में कि वो खुद ईमानदार होना चाहते हैं, जैसा शिक्षक उनको सिखाते हैं
सर एक बार की घटना है, मेरे विद्यालय में एक बच्चे का है ना एक पायल खो गया, तो पायल किसी बच्चे को मिल गया, तो मैंने ऐसे अपने ऑफिस में बना के रखा है कि किसी का सामान खो जाए तो उसे ऑफिस में लाके जमा कर दिया जाए, जिनका होगा वो उठा के ले जाएंगे। लेकिन वो बच्चा बहुत जल्दी में था, वो खाना खाकर नहीं आया था, तो जल्दी से अपने बुक मतलब जगह अपनी पकड़ी और प्लस बगल में घर था वो खाने चला गया और पायल वो अपने जेब में रख कर चला गया। लेकिन जब दूसरा बच्चे ने उसको देखा था, नहीं कोई किसी ने नहीं देखा कि पायल उसको किससे मिली। लेकिन जब उस बच्चे से क्लास में मैंने पूछा कि बताओ जी एक बच्चे की पायल खो गई है, किसी ने लिया है तो ईमानदारी पूर्वक दे दो। बच्चे ने क्या कहा, वो लड़की है सर, उसने क्या जवाब दिया सुनिए। वो कहती है कि मैम पायल तो मुझे मिली है, परंतु मेरी माँ ने मुझे कहा है कि उसे ऑफिस में जमा मत करना, मत स्कूल लेके जाओ। मैंने कहा तुम्हारा मन क्या कहता है। उसने अकेले मुझे बुलाकर कहा कि मुझे चोर नहीं ना कहिएगा। हमें नहीं जी, आपने चोरी नहीं की, आपको तो रास्ते में गिरा मिला। तो बोलती है क्या कि मैं लेकर के तो आई हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को भी लेकर आपके पास आऊंगी और आप उन्हें समझाइए कि वो इस तरह की शिक्षा मुझे क्यों देना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी भी आई सर, मैंने उनसे पूछा कि देखिए आपका बच्चा तो इतना अच्छा है, ईमानदार लड़की है और इसको आप बेईमानी की बातें सिखा रही हैं, तो आप उचित उसके लिए इसके लिए नहीं कर रही हैं। तब उसकी माँ ने भी कहा कि नहीं मैडम, थोड़ी देर के लिए मेरे मन में मतलब लोभ आ गया था और लोभ के वशीभूत होकर मैंने कह दिया कि मत देना, लेकिन आपने इसे ऐसे शिक्षा दे रखी है कि इसने अपनी ईमानदारी के साथ वो पायल लाकर वापस कर दिया। मैंने उस बच्चे को बहुत धन्यवाद किया सर। और अभी भी हमारे स्कूल में मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे सर्वप्रथम ईमानदार होंगे सर, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। मान लिया मैंने उससे बहुत सारी शिक्षाएं दे दी और उसमें ईमानदारी नहीं आई, झूठ बोलने की क्षमता उसमें बढ़ते चली जाएगी, तो फिर वो भविष्य में तो फिर झूठ ही बोलता चला जाएगा, तो बड़ी गलती भी कर सकता है। आज उसकी छोटी गलती है, कल बड़ी गलती परिवर्तित हो जाएगी बात। तो सर आपकी बातों को तो मैं ध्यान से सुनती हूँ सर, कभी कभी इधर उधर हो जाती हूँ, उसके लिए सॉरी सर। कोई बात जी नहीं। जी एक तो नमस्कार। पुष्पा जी, जी मैं एक व्यक्तिगत क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ यस सर कि कीजिए। आपने अभी कहा ना कि मैं अपने बच्चों की पिटाई नहीं करती हूँ, नहीं सर वो अच्छा नहीं लगता। आपके शिक्षक ने आपकी पिटाई की थी या नहीं की थी? जी एक दिन मैं बताती हूँ सर, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी सर, और जब मैं टाटा में पढ़ती थी, मेरे पापा वहाँ टेल्को में इंजीनियर थे, तो हम्म, टाटा में जब मैं पढ़ती थी मुझे संस्कृत की पढ़ाई नहीं कराई जाती थी सर। हम्म, तो मैं संस्कृत नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही मैं 7वीं 8वीं में गई तो मेरे दादाजी थे वो मतलब बीमार हो गए, मेरे पिताजी अकेले भाई थे, तो माँ को गाँव आना पड़ा, तो मैं भी उनके साथ आई क्योंकि बच्चे माँ के साथ ही होंगे। तो गाँव के हाई स्कूल में मैंने नाम लिखवाया सर। तो वहाँ मुझे संस्कृत में बालका तो मेरे समझ में बात नहीं आती थी सर। हम्म, तो उस दिन मेरे जो संस्कृत के सर थे, नाम था उनका, अभी तो स्वर्गीय हो गए सर, भगवती प्रसाद पांडे, तो वो हम्म, मुझे संस्कृत पढ़ाते थे सर। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बताओ, वो ट्रांसलेट बता रहे थे, संस्कृत में अनुवाद करें, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम जाते हो बताओ। तो तुम की तो मुझे संस्कृत आती थी सर, मैंने तुम सीखा था, हम्म, लेकिन आगे मुझे मालूम नहीं। मैंने खड़ी होकर कह दिया तुम गो, हम्म, तो मुझे 2 छड़ी बोले हाथ आगे करो, हम्म, तो डरते डरते सर मैंने हाथ आगे कर ही दिया। 2 छड़ी मुझे लगी, तो जो जोरदार लगी सर, तो चोट तो बहुत जोर लगी, तो हम्म, मतलब एक छड़ी लगी तो मैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करी, दूसरे में मैं रोने लग गई। हम्म, तो सर ने पूछा कि रोती क्यों हो। हम्म, हमको क्या बोले, उसको उनको बोले यही कि सर देखिए मैं भी पढ़ लिख कर ना एक टीचर बनूंगी, और हम्म, टीचर बनने के बाद मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरी कोशिश होगी कि सारी नौकरियों को छोड़कर मैं टीचर बनूंगी। और टीचर बनने के बाद मैं ये आपके साथ प्रतिज्ञा करती हूँ कि जीवन में मैं कभी किसी बच्चे को नहीं मारूंगा, कितना भी अशिष्ट बच्चा होगा मैं उसे प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी। और आप कैसे टीचर जो मुझे समझाते नहीं और बार बार मारते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या समझ नहीं आती। अब सर इसमें बहुत सारे बिंदी हैं, ये मुझे समझ नहीं आता, बगल में 2 बिंदी, माथे पर 1 बिंदी, इसका उच्चारण क्या उसका उच्चारण क्या। इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी, मैं पढ़ लेती थी सर, लेकिन संस्कृत मुझे आती नहीं थी, इससे दिक्कत होती थी। उन्होंने बताया कि जो माथे पे बिंदी है उसका उच्चारण अधम्मा होता है, जैसे एवं, हम्म, तो हम पुस्तकम हम कुछ भी, हम्म, तो हम्म, और जो बगल में भी सर्ग है उसको अह बोलना, जैसे राम है। तो उन्होंने हम्म, बहुत कोशिश की सर, और मैं उस दिन से संस्कृत में मन लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम्म, मेरी एक विषय वही कमजोर थी। और हम्म, सर मेरी कोशिश रही, मैंने वो टाटा में रह करके सर बीए पास किया, वहाँ से बीए पास करने के बाद मैंने पहले तो कोशिश करी कि एम्स में जाऊँ,
पिताजी ने वहाँ नाम भी लिखवाने की कोशिश करी, लेकिन मैं फिर सोची कि नहीं नहीं, मेरा तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे बीएड करना है, ट्रेनिंग करनी है, टीचर बनना है। तो पापा ने कहा अपनी इच्छा ऐसा क्यों बोल रही है? कि मेरी इच्छा है, मैं टीचर बनूंगी। फिर सर मैंने 94 में तो ये 93 बीए पास करी सर, 94 में मैंने वो दारोगा की परीक्षा पास करी। पास करने के बाद उसमें मेरी सारी उम्मीदवारी सर सही होती चली गई, सब कुछ मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइनिंग भी कर ली, ट्रेनिंग भी मेरी पूरी हो गई, मधेपुरा मेरी ड्यूटी भी मिली। लेकिन सर फिर वहाँ पे मार्केट गाली गलौज वाली वो पीढ़ी मेरे समझ में ना आने लगी। अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो टीचर बनना था। मैंने तो एग्जाम अपने पिताजी को मुझे टीचर नहीं बनना, तो माँ चिंतित होने लगी कि जब ये टीचर बनने की जिद करी। फिर मैंने बीएड किया तो माँ बोली कि इसकी शादी कोई टीचर के घर में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टीचर है तो टीचर का लोन खाएगा। तो मैंने सर मेरे हेडमास्टर जो है, मेरे ससुर जो थे, वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, और मुझे बहुत खुशी मिली, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि आप टाइम से जाओ, टाइम से आओ, बच्चों का निकल से पढ़ाओ, प्लस खुद उसका समय का पालन कर। जी सर, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा था पुष्पा जी जी कि जी जी एक लुइस है राइटर, जिसने एक बुक लिखी है हाउ टू हील योर लाइफ। जी उनकी प्रीति जो है, उनकी बुक की प्रीति संसार में सबसे ज्यादा बिकी है, और उन्होंने वो जो प्रीतियां लिखी हैं, जो बिकी हैं, उनसे अपनी एक संस्था खोली है जिसमें वो गरीब बच्चों की हेल्प करती हैं। 7 साल की उम्र से उनके साथ बहुत सारे शोषण शुरू हो गए थे। उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरी माँ से उत्पन्न बच्चे मेरे भाई बहन हैं या मेरे पिता से उत्पन्न भाई बहन जो उत्पन्न है वो मेरे भाई बहन हैं। और लास्ट में वो लिखती हैं कि कम से कम और नाते रिश्ते में छोड़ दूं, लेकिन माँ तो मेरी है ही। और लास्ट में उन्होंने माँ को अपने साथ रखा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आपका जो परवरिश है, आपकी जो एजुकेशन है, वो जिस माहौल में हुई है, जिन लोगों के साथ हुई है, आप अपने जीवन में वैसा ही दृश्य और अदृश्य व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। आपने जो छड़ी खाई और आपको बहुत बुरा लगा, आपने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने जीवन में बच्चों को नहीं मारूंगी, ये ठीक वैसा ही है कि आप ये चाहती थी कि मेरी पिटाई नहीं होनी चाहिए, मुझे पढ़ते समय नहीं मारा जाना चाहिए, और वो भावना जो है वो इतनी प्रबल हो गई कि आपने अपने शिक्षण काल में किसी भी बच्चे को नहीं मारा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि सच बात यह है कि जो संस्कार आप अपने बच्चों में डाल देंगे, अपने विद्यार्थियों में डाल देंगी, दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, या समाज हो, या दूसरे लोग हों, उस संस्कार को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि शिक्षक के प्रति जो भाव है, श्रद्धा का, सम्मान का, वो आप देखते हो ना, छोटा सा बच्चा, उसकी माँ कहती है कि तू ऐसे कर ले, तो कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मेरी मैम ने ऐसे बताया, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैम के प्रति, शिक्षक के प्रति एक बहुत समर्पित भाव किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विद्यार्थी का होता है। इसलिए शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो सही संस्कार पैदा कर दे। अगर वो, क्योंकि उसके दिए गए संस्कारों को वो स्वीकार करने के लिए बैठा है, आत्मसात करने के लिए बैठा है, जीवन भर उनका पालन करने के लिए बैठा है, ये भाव है उसके अंदर। इसलिए आप जो भाव डाल देंगे वो जीवन भर उन्हें अपने साथ रखेगा। जी, थैंक यू सर। इसलिए शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है पुष्पा जी। पुष्पा जी, आप हमारे लिए आपने नवाचार वगैरह कुछ दिए थे, आप इवेंट में दिल्ली आई या कुछ, कोई संपर्क है? मैं बिहार तक में आई थी सर, फिर उसमें ना मुझे कोरोना के बारे में कुछ बोलना था सर ने, मतलब JEE से बोला गया था कि कोरोना के बारे में कुछ बोलिए। उसके बाद कुछ पता नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया में, नहीं हुआ मालूम नहीं। आप अपना फोन नंबर शेयर कीजिए हमारे कोऑर्डिनेटर को, अपने उस पे कमेंट पे जाके कहीं भी, तो बिहार में जो हमारी टीम काम कर रही है उससे संपर्क करेंगे। और तो सर उसमें मैं आई थी सर, एक ना थे कोई सुजीत सर करके, उनका भी आता था बराबर, फिर एक और कोई सर थे, 2-3 सर थे, यहाँ पे जिले में भी हुआ था और फिर बिहार में भी हुआ था। बिहार से भी मैं उसमें मतलब भागीदार बनी थी, और उसके बाद जब इंडिया लेवल पर मुझे भाग लेना था, उसमें कोविड-19 के बारे में बोला था, तो मैंने उसके बारे में तो ऑनलाइन बोला था सर, पता नहीं मेरा सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ। उससे थोड़ी ना सिलेक्ट होना हो, मैं अपने बच्चों के प्रति अपनी भावना हमेशा रखती हूँ। अच्छी बात। दूसरी बात, एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, आप बहुत भावनात्मक पूर्ण बोलती हैं, इसलिए आप एक अच्छी लेखक बन सकती हैं।
जी देखिए। और आप अपने जीवन की शुरू से आखिर तक एक बुक लिखिए, जी उसे पब्लिश कराइए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सीख मिलेगी। इनफैक्ट जो जीवन बहुत आंदोलित रहे हैं, जिन्होंने निर्णय कर लिया है कि मुझे कुछ भी नहीं बनना, शिक्षक बनना है, जी यकीन मानिए वो क्रांतिकारी लोग हैं दुनिया के। जी क्योंकि एक एक अध्यापक 3000 बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है, और 3000 बच्चों में से अगर 30 भी शिक्षक बने तो 30 गुना फिर 3000, फिर जी उनमें से अगर 30-30 बने तो आप समझ सकते हो एक सीरीज बनेगी, एक जी ऐसी सीरीज बनेगी जो भारत को बदल देगी। इसलिए जी शिक्षक, किसी भी एक शिक्षक का जीवन अगर बहुत अच्छा है तो वो बहुत एक सीरीज में जाता है। एक ऐसी सीरीज है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं होते, इसमें तो 1 गुना 30, यानी कि 3000 शिक्षकों में से अगर 30 भी शिक्षक बने तो फिर जी 30 से वो आप देख सकते हो कि मल्टीप्लाई होके कितनी जल्दी जो है वो सीरीज बनेगी। यस सर। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने जीवन के बारे में अपनी एक बुक लिखें, सर और लिखना। बेबाक लिखिए, जो भी घटा वो सब लिखिए उसमें। जी और अगर वो बुक पब्लिश होगी तो बहुत दुनिया पढ़ेगी, अपनी दुनिया अपने जीवन को बदलेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जी थैंक यू सर। हमारा समय खत्म हो गया है, इसलिए किसी का और क्वेश्चन अगर है तो वो जल्दी से पूछ ले, तो मैं और 2 मिनट दे सकता हूँ, अन्यथा जी की स्थिति में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहना हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं। हेलो सर, हाँ नमस्कार। हाँ, बोलिए मैम। सर, मैं बच्चों को रोचक कहानियों के माध्यम से मेरा पार्ट लेती हूँ। कभी बोले तो पार्ट फर्स्ट पीरियड शुरू होने से पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए 10 मिनट मैं क्या करती, 5-10 मिनट ऐसा रोज उनका सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करती। हमेशा खाली बाक पे बैठकर सिखाने का ऐसा नहीं, कभी कुछ मेडिटेशन ऐसा 1-2 मिनट के लिए चुप बैठने के लिए कहती। कभी कहानियां, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कभी उनको प्रेरित प्रफुल्ला करती जी थी। बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर जी, हाँ सर। अब तो मैं हाँ, आपकी आवाज पहचानने लगा हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बोलिए। शुक्रिया। तो हाँ, तो सर मुझे ये कहना है कि बच्चे जो हम जितना हम प्यार करते, आपने कल ही मुझे बताया था यशोदा माँ के बारे में, तो उसी तरह बच्चा माँ बाप से भी ज्यादा प्यार टीचर को करते। ऐसे मैं एक मेरे बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ सर। मैं पहले सेंट्रल स्कूल में सिखा रही थी, 10 बरस मैंने कर्नाटक में सिखाया। सो वहाँ मेरे मम्मी, मेरे माता पिता सब गोवा में रहते थे और पूरी फैमिली गोवा में। तो मुझे कहीं कहीं ना कहीं पिता क्या बोलते थे, बस बाबा अभी अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, तुम इंटरव्यू यहाँ पे दे दो। तो हमेशा मेरी जो एचएम थी, मैं असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस थी, तो मैं एचएम को कहती थी, टीचर मुझे इंटरव्यू को जाना है, प्लीज मुझे लीव दे दीजिएगा। तो उसने रजा देने के बाद मैं आती थी। वो हमेशा मुझे बेस्ट ऑफ लक देती थी सर, हमेशा बेस्ट ऑफ लक प्रफुल्ला ऐसे बताकर मैं आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हमेशा बोले तो जितनी मैंने इंटरव्यू दी यहाँ पे, कुछ इंटरव्यू देने के बाद कुछ सवाल पूछे, लेसन ले लिए, वो सिलेक्ट होने के बाद क्या कहते थे, बस 5 मिनट के लिए आप अगर लेट हुआ ना आपको तो एक सीएल कट, ऐसा नहीं तो तुम्हें यहाँ ही रहना पड़ेगा, ऐसा बोलते थे। तो मेरे पिताजी तैयार नहीं थे, बस बाबा वो दूसरी वास्को जैसा शहर है, लड़की अकेली को रहने को प्रॉब्लम, ऐसा मत जाओ ऐसा। तो मैं डैडी की बात भी मानती थी। एक दिन क्या हुआ, कुछ बच्चे मेरे, मैं शाम को 9 बजे तक क्लास लेती थी, बिना ट्यूशंस बोला तो बिना एक पै भी किसी से नहीं लेती थी। हमारे 10 to 5 स्कूल चलता था, उसके बाद सब बच्चे मेरे पास आते थे, मैं और एक सहेली दोनों मिलकर रहते थे। तो एक बच्चा बोला, टीचर आप अभी इंटरव्यू को गए थे ना, तो आप क्यों जाते हो, देखो हमें इतना है कि आप वहाँ पे ट्राई नहीं करना, टीचर यही स्कूल में रहो। तो वो 10th क्लास तक स्कूल था सर। दूसरा दिन एक बच्चा अगर बोला, टीचर कल हम काली माता के मंदिर गए थे, मेरे डैडी ने एक बकरा कट किया। मैं बोले क्यों, टीचर आपको गोवा में नौकरी नहीं मिलनी है,
सर मुझे कुछ मैं समझ नहीं पाई। बोले तो ये ऐसी हरकतें हमने कभी नहीं की ना, मुर्गा देने का, नहीं तो बकरी चढ़ाने का, ऐसा तो हुआ। फिर और 4-5 दिन के बाद और 2 बच्चे बोले, टीचर मेरी माँ, हम लोग उधर रोज शुक्रवार दिन जाते और वहां पे मम्मी और पापा दोनों ने भी ऐसा, वो जो भट्ट था ना, पृष्ठ को ऐसा बताकर मुर्गा दे दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी मैं आकर मेरे पिताजी को बोला, देखो पापा ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोला, बेटा वो छोड़ दे, दिल से बात निकाल दे, कभी तो मिलेगी। तो बाद में 10 बरस के बाद मुझे यहाँ पे नौकरी मिली। और उस दिन जब भी हमारा सेंड ऑफ था, उस दिन मेरी एचएम और बाकी 10-12 शिक्षक थे, वो बोली, देखो मेरे हाथ पैर ही टूट गए, लेकिन प्रफुल्ला मैं तुम्हें आज यह कहना चाहती हूँ, जब भी आप गोवा में इंटरव्यू को जाती थी, मैं खुद, वो क्रिश्चियन थी सर, मैं हमेशा घर में प्रेयर लेती थी। एक 5-6 जन मिलकर दूसरों के घर जाकर प्रेयर करते थे, लेकिन हमेशा मैंने यह मांगा कि आपको गोवा में नौकरी नहीं मिले। सर मैं इतनी, पहले से मैं सेंसिटिव सर, मैं इतनी भावुक हुई। तो एक एचएम, हेड मिस्ट्रेस, सब स्टाफ के सामने मुझे यहाँ कहती हैं, ये क्या है, खुदा ने मुझे अंतिम में क्या बोला। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रो पड़ी। लेकिन वो बोली, मेरे लिए नहीं, मैं खाली मेरे बच्चों के लिए मैं हमेशा ऐसी प्रार्थना करती थी। लेकिन कहना यही चाहती हूँ सर, बच्चे हम जितना प्यार करते, माँ बाप ने बोला तुम मत बोलो टीचर को, 5-6 बच्चों ने मुझे आकर बोला, देखो बकरा मेरा डैडी ने उधर बलि चढ़ाया करके। देखो उनकी प्रार्थना का जो उनका अपना एक तरीका है, उनकी सोच है, उनकी मान्यताएं, उनकी धारणाएं, धर्मांधता जो भी कुछ है, लेकिन उनके भाव आपके प्रति बहुत पवित्र हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो तो उनकी इलिटरेसी है या धर्म का उनका जो भी कुछ है, वो अलग मसला है, वो बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन आपके प्रति बहुत भाव वो रखते थे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं। प्रफुल्ला जी 11 बज गए हैं और सामने से इशारा आ रहा है, तो मैं माफी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आप सब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार। नमस्कार।